औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं राना नासर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल व्हेनेवर यू पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो जहन्नम के भौंकने वाले कुत्ते हैं, इन लोगों ने, जहां सियासतदानों ने इस मुल्क को और दूसरे जो हमारे गुमाश्ते हैं उन्होंने इस मुल्क को बहुत कमज़ोर किया है, तो यकीनन इन लोगों ने भी आप लोगों की जो जहनी कैफियत है उसको बदलने में बहुत बड़ा किरदार है इनका। इन लोगों ने जो ज़ीरो था उसको हीरो बना के पेश किया और जो हीरो थे उनको ज़ीरो बना दिया। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं जो आपके जहन को ख़राब करते हैं। इनको जब भी मौका मिलता है ये कहीं और से रातब खाते हैं। ये वो खंजीर हैं कि जिनसे शायद कोई कोठे की तवाइफ अच्छी होगी, लेकिन ये लोग अपने खुद तो हराम खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपसे ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कल ये लोग जब नवाज शरीफ यहाँ पे आ रहा था तो उसके त्यारे में ये कुत्तों की तरह लड़े। सिर्फ ये चाहते थे कि मैं उसके साथ, उस मुस्लिम मुजरम के साथ मैं कैसे बैठूं और कितना करीब बैठूं। उसमें एक सांडे का तेल बेचने वाला है और दूसरा वो जिसका मुंह काला है, उसकी शक्ल तो काली है ही लेकिन उसके सब करतूत काले हैं। और दूसरा वो है कि जो अभी अपने आप को बहुत मुतबर समझता है, अभी उसने खान की साइड लेके, क्योंकि उसको पता चल गया है कि दुनिया में हक और सच का बोलबाला होने वाला है। खा वो पाकिस्तान हो, खा वो कश्मीर हो, खा वो फ़लस्तीन हो, लेकिन लोग हक को पहचान चुके हैं और लोग हक के ऊपर खड़े हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं। कल नवाज शरीफ साहब की जो जलसा में तकरीर सुनी, तकरीर सुन के यकीन करें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो हम इंडिया के साथ वो जो टांग उठाने का मुकाबला करते हैं उधर वाघा के ऊपर, वो भी झूठ है। ये जो हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें हम कौम को तैयार करते हैं, ये भी झूठ है। क्योंकि जब हमारे लीडर उनके सामने लेटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लेटे क्यों नहीं? जब उन्होंने स्टील मिलें वहाँ पे लगाई हुई हैं, जब उन्होंने जंदाल के साथ कारोबार किए हुए हैं, और तो और उन्होंने अपने बेटों के साथ प्रॉपर्टी के जो काम है, जो प्रॉपर्टी डीलरशिप है, उन्होंने अपने साथ उन लोगों को रखा हुआ है। सऊदी अरब की उस स्टील मिल का हाल तो सब जानते हैं कि जहाँ पे एक भी पाकिस्तानी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। नाज़रीन इकराम, ये वही नवाज शरीफ है जो कल आपको भाषण झाड़ रहा था और आपको ये बता रहा था कि जनाब पाकिस्तान में मैं फिर आ गया हूँ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन मोटरवे सरिया सीमेंट, इससे आगे उसने कोई बात नहीं की। बस आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, उसको ना तो आपके घर में आटे की फिक्र है, ना उसके आपको बिजली के बिल की फिक्र है। अगर उसको फिक्र है तो सिर्फ अपने खानदान की है। आप उसकी पूरी तकरीर देख लें। उस पूरी तकरीर में नाज़रीन इकराम उसने सिर्फ अपने खानदान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की। उन्हें पाकिस्तान की जो बातें की हैं वो सती बातें हैं। वो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को क्या दरपेश मसाइल है। लेकिन इसके साथ साथ वो नाज़रीन इकराम एक चीज को भूल गया कि वो उस मुस्तरद आजमूदा दोस्त चीन का नाम लेना भूल गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत से गर्दोपेश के जो तूफान हैं, जो पाकिस्तान के सर के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो पाकिस्तान उनके लिए बचा हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से हम सबके लिए अल्लाह पाक ने एक डाल मुहैया की है। वरना चीन, उसके आगे तो दुनिया के पता नहीं कितने मुल्क दम पड़ते हैं, उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसको शायद हमारी इतनी ज़रूरत ना हो जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ को उनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। लेकिन उम्मीद है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे हमारे सरों के ऊपर मरने के लिए लेके आए हैं, वो उनसे इस गलती की तस्दीक रहेंगे और जल्दी आप वज़ीर आप देखेंगे कि जनाब के नवाज शरीफ साहब जो है उसकी आपको यकीनी तौर के ऊपर माजरत करते नजर आएंगे। तो बहरहाल देखते हैं, ये घोड़ा है, ये मैदान है। पहले तो उनके प्लेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, अब तो वो पाकिस्तान में आ गए हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में अब उनका इलाज कब तक जारी रहता है। शायद उनका बेस्ट इलाज फज्जे के पाए और जवेद की निहारी हो। लेकिन अजीब बात है नाज़रीन इकराम, आप हैरान हो जाएंगे कि लाहौर के लोगों ने किस तरह उसको रिजेक्ट कर दिया। 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर, उसमें 20,000 बंदे वो नहीं ला सके। कितने दुख की बात है। अगर वो अब निहारी खाने जाएगा या वो फज्जे के पाए खाने जाएगा तो जनाब लोग उसके साथ क्या करेंगे। ये लाहौर, ये तो वो लोग हैं, इन्होंने कभी किसी को माफी नहीं किया।
नाज़रीन इकराम, असल में बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद ये लोग जो यार रिक्शा चलाने वाले से लेके जो बड़े बड़े ताइकून यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं, ये उनके जो डांस हैं यहाँ पे, उन सबको जनाब ये पता चल चुका है कि जनाब इनका सबका जो सरगना है वो यही एक शख्स है, जिसको जनाब एक्स चीफ जस्टिस साहब तारक खोसा साहब अपने फैसले में लिख के चले गए कि यह सिसिलियन माफिया का वो करिंदा है, बल्कि हेड है पाकिस्तान में, कि जिसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं बख्शा। इसने जनाब वो जंजुआ साहब, जो आसिफ नवाज जंजुआ साहब थे, इनके वालिद मोहतरम ने वहां पे वो पौधा लगाया कि उनके घर में उस वक्त 2.5 करोड़ की BMW उनके घर में भेज दी, लेकिन वो गैरत वाला राजपूत था। नाज़रीन इकराम, उसने कहा ये तोहफा उसको बोलो वापस ले जाए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वर्दी पहनी है। नाज़रीन इकराम, कौन जानता है उसके खिलाफ क्या साजिश हुई। ये साजिश कभी शायद मंजर आम के ऊपर ना आ सके कि उनको ये बताया गया कि उनको दिल का दौरा पड़ गया जॉगिंग करते हुए, और वो अल्लाह को पाक को प्यारे हो गए। उसके बाद देख लें नाज़रीन इकराम, इस शख्स ने अपने हर उस बंदे को जिसको इसने सिपाही भर्ती कराया था, बल्कि जनाब ये इस वक्त जो नैब के सरबराह हैं वो भी जनाब इन्हीं के भर्ती कराए हुए हैं। ये लगता है कि इस मुल्क में मिल बांट के खाने वाला एक वो आदमी है कि जो चाहता है कि मुल्क में कुछ रहे ना रहे, लेकिन सबको रातब मिलता रहे और वो मेरे लिए काम करते रहें, और मेरा जो माल है वो दुनिया के स्विस बैंकों में, इंटरनेशनल बैंकों में जमा होता रहे। और फिर जब मेरे पास वो टाइम आए कि मेरे से पूछा जाए कि ये आपके ज़रा कहाँ हैं, तो जनाब मैं उसको बोलूँ कि ये ज़राए हैं, और पीछे से वो सियालकोट वाला बापू बोले कि मियाँ साहब फिक्र ना करो, लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, लोग भूल जाएंगे, लेकिन अफसोस है लोग नहीं भूले, और हम भी नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक बात तो सच साबित होगी कि ये जब से पाकिस्तान बना है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो बसाखियाँ हैं उन्हीं के ऊपर चल के सियासतदान जो है वो लीडर बनते हैं, तो उन्हीं की वजह से वो इक़्तिदार के ऊपर आते हैं। एक दो बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को इन बसाखियों से हटा के अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम आपको मैं आगे चल के थोड़ा बताने वाला हूँ कि उनका अंजाम क्या हुआ। उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। कोई तो लबनान के होटल में जनाब मुर्दा पाया गया, तो अगर कोई और ज़्यादा सख्त हुआ तो उसको मुल्क में फांसी चढ़ा दिया गया, और किसी की लाश 3 दिन तक उसके घर के अंदर पड़ी रही, तो जब उसमें से बू उठने लगी तो जनाब उस वक्त उसको दफन करने का हुक्म दिया गया। तो जनाब ये है एस्टेब्लिशमेंट के जो परवरदा, जो उनकी लाइन के खिलाफ चलते हैं, उनका ये अंजाम होता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, सियासतदानों का जो इंतकाम है वो भी कम नहीं है। आप ये देख लें कि जब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई थोड़ी सी इची बिची ऊंच नीच करती है, तो नाज़रीन इकराम वो खुल के सामने आ जाते हैं। आपको मुजीबर रहमान का ये कहना याद होगा कि अगर आपने, उसने ओपनली यहिया खान को कहा कि अगर आपने मुझे इक़्तिदार नहीं किया तो मैं तो शायद मारा जाऊं, लेकिन ये मुल्क एक नहीं रहेगा। वो देख लें, उसने करके दिखा दिया। इसी तरह जनाब GM सैयद साहब थे, जब तक वो जिंदा रहे, और अब तक सिंध में जो फसाद है वो आपको पता है कि वो कितना फैला हुआ है। ये जो सियासतदान हैं, इनका इंतकाम एक बंदे का नहीं होता, फिर ये पूरे मुल्क से इंतकाम लेते हैं। आगे आ जाएं, बहुत पीछे चले जाएं तो आपको याद आएगा मौलाना आज़ाद। वो कायदे आज़म की जगह अपने आप को लीडरशिप के लिए पेश कर रहा था, तो कायदे आज़म, क्योंकि वो किसी पाए का लीडर नहीं था, तो कायदे आज़म ने जब उनके साथ उनकी बात नहीं मानी, तो रिजल्ट ये हुआ कि उसने मुसलमानों को उस घोड़े के पीछे लगा दिया कि जिसकी रकाबें नहीं थी, और मुसलमान पूरे पाकिस्तान, इंडिया में आज पूरी दुनिया पिस के रह गए, लेकिन उनको वो हक नहीं मिला जो उनको हक मिलना चाहिए था। जनाब अली, आपको वली खान साहब याद होंगे। उनके बाप के साथ जो कुछ हुआ, उनके बाप ने जो कुछ किया, और फिर वली खान साहब का जो ख़ानदान है, बल्कि अब उनकी आगे की नस्ल आ गई है, अहमद वली खान साहब जनाब, उन्होंने ओपनली कहा है अब अगर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं हम एजेंट है, तो हमें एजेंट हैं, आप जो करना है हमारा करके देख लो। इसी तरह जनाब बुगटी साहब थे, उनकी किसी को कहानी कहने की याद नहीं है। वो हमारे एक जनरल साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा इनको वो चीज़ आके लगेगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। वो तो ठीक हो गया, उनको वो चीज़ आके लगी
कि वो उनको पता नहीं चला और वो दुनिया से इन्ना लिल्लाहि इन्ना राजिऊन हो गए। लेकिन उसके बाद से फिर आप देख रहे हैं लहू और लहब का वो बाजार गर्म हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तानी फौजी वहाँ पे हर रोज़ अपनी शहादतें दे रहे हैं। और लेकिन इस लहू का जो भुट्टी साहब के खून से जो बाजार गर्म हुआ है वो कम होने में नहीं आ रहा। और पता नहीं हम अपनी कितनी माएँ अपने बेटों की कुर्बानियाँ देगी और कितनी माएँ जो है वो उनके कितने बच्चे यतीम होंगे और कितनी सागरों के भी साग उजड़ेंगे, किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी। जनाब नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कितने इश्तिहार छुपाए और कितना जनाब पाकिस्तानी फौज को रगेदा और उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के कितने रकीक हमले उनके ऊपर किए। अभी आने से पहले उन्होंने जनाब एक तकलीफ फरमाई कि मैंने किस किस को नहीं छोड़ना, तो लेकिन अब नवाज शरीफ साहब बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात है, सियासतदान अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। वो अब लास्ट में हम बात कर रहे हैं जी जनाब शेख रशीद साहब की। जो शेख रशीद साहब के साथ जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है, शेख साहब खुदा के लिए आप इस मुल्क के साथ ऐसा कुछ ना करना। इस मुल्क के साथ जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने जो कुछ किया है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आप 8 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, इसलिए आपका इंतकाम इस मुल्क से नहीं होना चाहिए। आप इन सबको माफ़ करें, इनको शायद समझ नहीं है। यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में बताया था लोगों को कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह इनको हदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं पहचानते। तो जनाब पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से यकीनन गमगश्ता लोग हैं, वो हमारे जो मुखलसरीन लोग हैं, हमारे जो मुखलस सियासतदान हैं, उनको नहीं पहचानते। उन्होंने एक उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ आप लोगों को दे दिया, हॉस्पिटल्स को दे दिया, और खुद वो रूखी सूखी खा के गुजारा करने वाला। बल्कि उसका शायद ये तारीख में नाम रहेगा कि उसने ये कहा कि मुझे अब जेल की जो रोटी भी है वो भी मुझे होटल की रोटी से अच्छी लगती है और मैंने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। कहाँ खाबे खाने वाले, कहाँ जनाब फज्जे के फाय खाने वाले, और कहाँ वो शख्स कि जो जेल की दाल खा के अपने आप को इस तरह शो कर रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम कर रहा है कि जिसको कोई दुनिया का नेमल बदल नहीं है। कहाँ उसकी शहजादों वाली जिंदगी कि जहाँ मलका बरतानिया की कोई तकरीब उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। कहाँ वो हमारे लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए जेल में सड़ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम करें, हमारी अदालतें इस मुल्क इंसाफ दें और बेहुदा जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें। जो जिनके ऊपर फरसूदा झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, वो बेचारे 16-15 हज़ार 20 हज़ार लोग जो जेलों में बंद हैं, उन सबको जेलों से निकालें और इस मुल्क को आगे चलने दें। इसी में हम सबकी भलाई है। बेशक जितने लोग भी उस जलसों में शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर नारे लाहे पढ़ते हुए आगे चलें, क्योंकि इस मुल्क में शहीद होने वालों की कमी नहीं है। ये मुल्क है तो सब हैं। इस मुल्क के लिए हमने सब ने आगे बढ़ना है। और नाज़रीन इकराम, आखिर में मैं जाते जाते जनाब आबद बक्सर जो बहुत बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, यानी बंदे मारने का इन्होंने एक बंदा रखा हुआ था, जनाब सुना पकड़ लिया गया है। अब खुदा ना करे जिस तरह डॉक्टर रजवान साहब जो FIA के सरबराह थे उनको हार्ट अटैक आ गया था, और मकसूद चौपासी को भी। लेकिन एक बात है कि ये लोग अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो अब आबद बक्सर इनसे कैसे बचता है, ये हम आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे। वह माइरन बुला नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।